गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे से होंगे। जैसा कि हम लोगों की आज पॉलिटी की दूसरी क्लास है और पॉलिटी हमने 1 महीने के अंदर अंदर कवर भी करनी है। आप लोगों को लगभग 1000 क्वेश्चन कराकर और उनके फैक्ट्स बताकर पॉलिटी अच्छे से कवर करनी है। और ये जो पॉलिटी का जो बैच चल रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी बात ये है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उत्तर प्रदेश दरोगा और जितने भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जैसे यूपी पैट है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज कराई जा रही है। तो हमारी इससे पहले वाली क्लास में 10 क्वेश्चन हो चुके थे और 10 क्वेश्चनों के साथ साथ हमने कुछ आप लोगों को फैक्ट्स भी बताए थे। और आज भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे, यानी 11 से लेकर क्वेश्चन हमारे अब स्टार्ट होंगे। तो 11वां जो क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? 11वां क्वेश्चन कहता है, संविधान सभा में जो 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से लिए गए थे, संविधान सभा में जो 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से लिए गए थे, संविधान सभा में जो 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से लिए गए थे, उन कमिश्नरी क्षेत्रों के नाम क्या थे? उन कमिश्नरी क्षेत्रों के नाम क्या थे? मैंने आप लोगों को बताया था कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, यानी 389 थी। उन 389 सदस्यों में से 292 जो सदस्य लिए गए थे वो ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे और 93 जो सदस्य लिए गए थे जो संविधान सभा में नॉमिनेट होते थे, उनको मनोनीत किया जाता था, वो देशी रियासतों से लिए गए थे। और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए गए थे। उन कमिश्नरी क्षेत्रों के नाम क्या हैं? तो ऑप्शन ए में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मुंबई दिया हुआ है। ऑप्शन बी में दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान दिया हुआ है। ऑप्शन सी में पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और दिल्ली दिया गया हुआ है। ऑप्शन डी में दिल्ली, बिहार, उड़ीसा और बलूचिस्तान दिया गया है। तो संविधान सभा में जो 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए गए थे, उन कमिश्नरी क्षेत्रों के नाम हैं दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और आपका बलूचिस्तान। यानी इसका जो आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, या भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 के दिन, 9 दिसंबर 1946 के दिन, 26 जनवरी 1950 के दिन या 24 जनवरी 1950 के दिन? तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। लेकिन अगर यहीं पर ही आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी 26 नवंबर 1949। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, यानी भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया, तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 के दिन। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो आप लोगों का आंसर होगा 26 जनवरी 1950 के दिन। नेक्स्ट नोट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? नोट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि भाई भारतीय संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था और इस दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 के दिन कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे। तो आपको अच्छे से याद करके चलना है।
26 नवंबर 1949 के दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 26 नवंबर 1949 के दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। जिस दिन भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, उस दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। यानी 26 नवंबर 1949 के दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। और वो 16 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379 और अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392, 393, 394। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो आपको अच्छे से याद रखना है, जिस दिन भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 के दिन, उस दिन कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? उस दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। और वो 16 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? वो 16 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, उसके बाद 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। तो आपको अच्छे से याद रखना है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और आंशिक रूप से जो लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1949 के दिन हुआ था, और इस दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? किसी भी देश के संविधान से अच्छे प्रावधानों को ग्रहण करना साहित्यिक चोरी नहीं है, यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है अपने आप में कि ये फेमस क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। किसी भी देश के संविधान से अच्छे प्रावधानों को ग्रहण करना साहित्यिक चोरी नहीं है, यह कथन किसका है? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसी भी देश के संविधान से अच्छे प्रावधानों को ग्रहण करना यह साहित्यिक चोरी नहीं है, यह कथन है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर का। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन सी होगा, वो आप लोगों का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव, JP कृपलानी, दुर्गाबाई देशमुख, MR जयकर। तो आपको अच्छे से याद रखना है, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? सर BN राव, सर BN राव, यानी ऑप्शन ए। और एक बात और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये प्रथम भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। और भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो सर BN राव ने किया था, सर BN राव ने किया था। क्वेश्चन पूछ ले, भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो सर BN राव ने किया था। और यही संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, और पहले भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने। नेक्स्ट नोट नंबर 1 में लिखा हुआ है सर BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सर BN राव थे। नोट 3 क्या है? नोट 3 में लिखा हुआ है मुख्य प्रारूपकार। 2 क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किसके द्वारा किया गया? भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो सर BN राव ने किया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था? संविधान
सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था? तो आप लोगों का आंसर होगा LN मुखर्जी। LN मुखर्जी। 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले पूछे तो सर BN राव। और अगर संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार पूछे तो आंसर होगा LN मुखर्जी। संविधान सभा का अगर मुख्य प्रारूपकार पूछे तो आंसर क्या होगा आपका LN मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? स्वतंत्रता के समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? स्वतंत्रता के समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 324, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 389, ऑप्शन डी 207। तो आप अच्छे से ध्यान रखना, स्वतंत्रता के समय संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो 299 थी, यानी ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी। तो आपको अच्छे से याद रखना है, स्वतंत्रता के समय संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो 299 थी, वो 299 थी। नेक्स्ट नोट नंबर 1 क्या कहता है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 389। कहने का मतलब यह है संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। नोट नंबर 2 क्या कहता है? मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने पर संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या रह गई थी वो कितनी रह गई थी? 324। तो आपको ये डाटा अच्छे से याद रखना है। डाटा क्या कहता है? अगर स्वतंत्रता के समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 299, और कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 389, और मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने पर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो आंसर होगा 324। नोट नंबर 3 क्या कहता है? संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आंसर होगा 207। ये आंकड़ा आपको अच्छे से याद रखना है। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो 389, स्वतंत्रता के समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या पूछे तो 299, मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने पर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या पूछे तो 324, और संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या पूछे तो 207, और संविधान पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर पूछे तो आंसर होगा 284, यानी 284। और नोट नंबर 4 क्या कहता है? प्रथम सत्र में सदस्य संख्या कितनी थी? तो प्रथम सत्र में सदस्य संख्या थी 211, यानी 211, यानी 211, यानी 211। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, स्वतंत्रता के समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या पूछे तो 299, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो 389, मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने पर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या पूछे तो आंसर होगा 324, और संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या पूछे तो आंसर होगा 207, और प्रथम सत्र में सदस्य संख्या पूछे, प्रथम सत्र में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या पूछे तो आंसर होगा 211, और संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए तो आंसर होगा 284। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या पूछे तो आंसर होगा 15, और प्रथम बैठक में भाग लेने वाले महिलाओं की संख्या पूछे तो आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? संविधान सभा का वह कौन सा सदस्य था जिन्होंने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था? यह अपने आप में फेमस क्वेश्चन है। संविधान सभा का वह सदस्य कौन था जिन्होंने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन बी VS परमार, ऑप्शन सी अर्जुन सिंह, ऑप्शन डी प्रीतम सिंह राठौर। तो संविधान सभा का वह सदस्य कौन था जिन्होंने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था? तो आंसर होगा जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? यह भी अपने आप में फेमस क्वेश्चन है।
अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। लेकिन प्रारूप समिति से आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड होंगे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रारूप समिति है इसको मसौदा समिति भी कहते हैं। इसको मसौदा समिति भी कहते हैं। और इसी प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। और इसी प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है प्रारूप समिति के अन्य नाम। पांडुलेखन समिति भी प्रारूप समिति को ही कहते हैं, मसौदा समिति भी प्रारूप समिति को ही कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी प्रारूप समिति को ही कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1930 को, 29 अगस्त 1947 को, 30 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1947 को? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रारूप समिति बोले तो मसौदा समिति, मसौदा समिति बोले तो पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति बोले तो ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद नोट नंबर 1, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने? 30 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन पेपर में आता है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन पेपर में आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने? तो कुछ बच्चे आंसर दे देते हैं 29 अगस्त 1947 को। नहीं, प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। अगले दिन प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई और उस बैठक में अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो 30 अगस्त 1947 को बने थे। नोट नंबर 2, डॉक्टर BR अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। नोट नंबर 3, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहते हैं। लेकिन भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को किसने कहा? तो आप लोगों का आंसर होगा KV राव ने। KV राव ने। भारतीय संविधान का जनक KV राव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति बोले तो मसौदा समिति, मसौदा समिति बोले तो पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति बोले तो ड्राफ्टिंग कमेटी। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। और डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के सदस्य कब बने? 30 अगस्त 1947 को। और इन्हें ही आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। और भारतीय संविधान का जनक हम किसे कहते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। लेकिन कहा किसने था? KV राव ने। KV राव ने। क्वेश्चन नंबर 18, प्रारूप समिति की प्रथम बैठक कब हुई? 29 अगस्त 1947, 30 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो प्रारूप समिति की जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रारूप समिति की जो पहली बैठक हुई थी वो 30 अगस्त 1947 को हुई थी। यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ये भी अपने आप में एक फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नोट नंबर 1 क्या कहता है? नोट नंबर 1 क्या कहता है? नोट नंबर 1 क्या कहता है? नोट नंबर 1, प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या तो आंसर क्या होगा? 1 + 6 = 7। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। दूसरे सदस्य कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। तीसरे सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर।
चौथे सदस्य एन गोपाला स्वामी अयंगर, पांचवें सदस्य के एम मुंशी और छठे सदस्य डीपी खेतान और सातवें सदस्य बीएल मित्र। तो आपको याद रखना है प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को, प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने? 30 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1 + 6 = 7, यानी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दूसरे सदस्य कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर। और पांचवे कौन थे? के एम मुंशी। और छठे थे डीपी खेतान और सातवें थे बीएल मित्रा। और डीपी खेतान की मृत्यु हुई और इनके स्थान पर कौन आए? टीटी कृष्णामाचारी। और बीएल मित्रा ने इस्तीफा दिया था और इनके स्थान पर कौन आए थे? एन माधव राव। इतना भी आपको याद रखना है कि टीटी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के किस सदस्य के स्थान पर आए थे? तो डीपी खेतान। और एन माधव राव प्रारूप समिति के किस सदस्य के स्थान पर आए थे? तो बीएल मित्र। तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट, नोट नंबर 2 क्या कहता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बंगाल प्रारंभ में, है ना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारंभ में बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। प्रारंभ में बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण कांग्रेस की सहायता से ये बॉम्बे से संविधान सभा के सदस्य बने थे। क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रारंभ में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा के सदस्य थे? तो आंसर होगा बंगाल। और जब इनका निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया तो फिर कांग्रेस की सहायता से कहाँ से संविधान सभा के सदस्य बने थे? बॉम्बे से। और नोट नंबर 3 क्या कहता है? नोट नंबर 3 क्या कहता है? एम.आर. जयकर ने बॉम्बे की सीट से इस्तीफा दिया था। एम.आर. जयकर ने बॉम्बे की सीट से इस्तीफा दिया था, तब जाकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बॉम्बे से संविधान सभा के क्या बने थे? सदस्य बने थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद नोट नंबर 1 क्या कहता है? राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने बनाया? तो वैंकैया पिगले ने। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया था? मैडम भिकाजी गामा ने। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रगान और राष्ट्र गीत को। राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। संविधान सभा ने इनको कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान पहली बार कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1911 में, यहाँ गाया गया। और राष्ट्रीय गीत पहली बार कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1896 में, इसको पहली बार यहाँ गाया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है कि संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, 30 जनवरी 1930 को। तो आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को। और यहीं से इस क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस तो आपने याद रखना है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं आप लोगों को डेली परमानेंट कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन का मेरा टारगेट रहेगा कि हम 30 क्वेश्चन पॉलिटी के कवर करते हुए चलें और फैक्ट्स पढ़ते हुए चलें। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।